साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि ES के 20 नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी पिछले एग्जाम हुए थे हमारे मार्च 2021 में। उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फिटर ट्रेड में जो क्वेश्चन आए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो डिस्कस किए थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी जरूर देख ले। आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो लिया है मशीनिस्ट ट्रेड से। ये जो पेपर हुआ था किस तारीख को, 17/3/2021 यानी 17 मार्च 2021 को ये पेपर हुआ था। इस पेपर में हमारे तीनों सब्जेक्ट थे, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूं कैसे पेपर आता है। देखो, ट्रेड थ्योरी के हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर में हमारे 80 क्वेश्चन थे। जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है या ट्रेड थ्योरी के जो भी एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन भी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आज केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को डिस्कस करेंगे। और आप इस पेपर में ये भी देख सकते हो जो बच्चे ने अटेंड किए थे, यानी जो उसने 40 में से क्वेश्चन किए थे, कितने किए हैं, 40 किए हैं, उनमें से ठीक कितने थे, केवल 10 क्वेश्चन उसके ठीक थे। जब रिजल्ट आता है तो आप ये भी देख सकते हो कि मैंने टोटल क्वेश्चन कितने किए थे, उनमें से हमारे ठीक कितने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इसने 20 क्वेश्चन किए थे, केवल 4 इसके ठीक हैं। इसी प्रकार वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 में से 20 क्वेश्चन किए, लेकिन जो करेक्ट आंसर वो कितने हैं, सिर्फ 6 हैं, 6 इसके आंसर ठीक थे। तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की कॉपी आप ऐसे देख सकते हो कि आप जितने भी टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे और उनमें से कितने ठीक हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 61 या 61 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। तो 61 क्वेश्चन क्या हमारा, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आता है। तो हम भी दोनों लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे, जिस भी भाषा में आप अच्छा महसूस करते हो उसी में कर सकते हो। तो आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रिसीविंग कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है, सेंड एप्लीकेशन लेटर, सेंड एप्लीकेशन लेटर, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लेटर भेजोगे। प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम प्रिपेयर करोगे। अपीयर एन इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएंगे। या सेंड रिज्यूम, रिज्यूम भेजेंगे। तो ये तो इंटरव्यू कॉल है, एप्लीकेशन लेटर भेजने का कोई मतलब नहीं, रिज्यूम भेजने का तो मतलब है नहीं। ये तो पहला स्टेप होता है रिज्यूम भेजना, एप्लीकेशन लेटर भेजना। आपका तो सिलेक्शन हो चुका है, क्या ये आपके पास इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो आप क्या करेंगे, अपीयर इन द इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो राइट आंसर क्या है, सी है। और जो इस बच्चे का पेपर है उसने क्या लिखा था, ए, उसने ए पे क्लिक किया था। तो यहां देख सकते हो आंसर क्या है, रॉन्ग है। और यहां भी क्या, क्रॉस का निशान है। जो भी क्वेश्चन उसके ठीक होंगे यहां पर क्या होगा, टिक मार्क होगा। तो आप जब भी पेपर देने के बाद जब आपकी ये सीट मिलेगी तो आप इस प्रकार से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। तो आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इंटरव्यू में अपीयर होगे, अब इंटरव्यू के लिए जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वोवल, कौन सा स्वर नहीं है, ए, ई, एफ, आई, इनमें से आपने बताना है कि वोवल नहीं है, स्वर नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो वोवल है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए वोवल है, ई भी वोवल है, एफ वोवल नहीं है, आई भी वोवल है। तो इसमें पूछा यही गया कि वोवल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एफ जो है वोवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन द मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। जब भी हम शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं तो आपको लगता है कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम है, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है होमोफोन, होमोग्राफ, डिप्थोंग या सिलेबल। तो जो वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन अर्थ अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोफोन। यहां पर होमो का मतलब होता है जो लगभग बराबर होते हैं होमो, और फोन का मतलब उनकी साउंड प्रोनाउंसिएशन। तो जिनकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन बराबर होती है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम होमोफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं। तो जो इंटरनेट हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, मोबाइल में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में यूज करते हैं, तो वहां पर कोई अवैध अगर गतिविधि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं।
ऑप्शन हमारे पास है वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। तो जो अवैध गतिविधि होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, हम उनको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। किस कैटेगरी में आते हैं वो? साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? अलग अलग नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर में, तो जो छोटी दूरी है उसके लिए हमें कौन सा प्रयोग करते हैं वो बताना है। ऑप्शन हमारे पास है लैन, मैन, वैन या कैन। आपको पता है लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो वैन है इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और लास्ट है कैन, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो जो हमारा नेटवर्क है छोटे एरिया में शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? लैन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमारे फिटर ट्रेड में भी आया हुआ था, वहां पर हमारा जो आंसर था वो था वाइड एरिया नेटवर्क। वो पूरे क्षेत्र के लिए पूछा गया था, पूरे देश के लिए पूछा गया था, तो वहां हम यूज करते हैं वैन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट यानी कि जो पाठ है या आपने जो शब्द लिखे हैं उसको लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है लैंडस्केप, मार्जिन, पोर्ट्रेट या विड्थ। आप जो पेज प्रिंट करते हो तो वो लेंथ वाइज भी हो सकता है, विड्थ वाइज भी हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज अगर आप प्रिंट करते हो तो उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। क्या बोला जाता है? पोर्ट्रेट। अगर विड्थ वाइज करते हो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट्रेट टाइप। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करते हो लेंथ वाइज तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 द एक्सपेंशन ऑफ वैन। अभी हमने बात करी थी कि लैन, वैन और कैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे एक्सपेंशन ऑफ वैन, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर उसने पूछ लिया वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए वाइड एरिया नेम, वेब असाइंड नेम, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एडेड नेटवर्क। तो जो वैन है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक क्षेत्र के लिए या पूरा एक देश के लिए यानी बड़े सत्र पे इसका यूज किया जाता है वैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। यानी किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण, जब आप समर्पण दिखाते हो किसी कार्य के लिए उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या इंटीग्रिटी। तो जब भी आप किसी वर्क के प्रति, कार्य के प्रति डेडिकेशन दिखाते हो उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। क्या बोलते हैं? कमिटमेंट बोलते हैं कि आप किसी वर्क के प्रति कमिटेड हो, उसको पूरे किए बिना नहीं मानोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 गोल आर कैटेगराइज्ड एज। यानी कि लक्ष्य को खालिस्तान के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यानी गोल किस प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है गुड और बैड। आपके गोल गुड या बैड हो सकते हैं, इनर या आउटर हो सकते हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, और डी ऑप्शन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो जो गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो या तो शॉर्ट टर्म होते हैं यानी भाई हमारा एक दिन का गोल ये है, 2 घंटे का गोल ये है, या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि 1 साल का मेरा गोल ये है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये अचीव करना है। 5 साल का हो सकता है, उसको लॉन्ग टर्म में बोलते हैं। और जो छोटे टर्म के लिए होते हैं, छोटे लाइफ स्पैन के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो जो हमारे गोल है 2 ही तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो 2 तरह के हमारे गोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है शब्दों का या अपने विचारों का आदान प्रदान। किसको हम पुअर मानेंगे? तो ऑप्शन हमारे पास है मैसेज इज एम्बिग्यूअस, यानी कि हमारा जो संदेश हमने भेजा वो अस्पष्ट है। सेकंड है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, रिसीवर इज ओपन टू लिसन, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड द रिसीवर। ये तीनों ठीक हैं, ये पुअर कम्युनिकेशन में नहीं आते, ये अच्छे कम्युनिकेशन में आते हैं। तो जो पहला है हमारी ऑप्शन मैसेज इज एम्बिग्यूअस, संदेश अस्पष्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर मैसेज ही, संदेश ही अस्पष्ट है, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे पुअर कम्युनिकेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज, सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर। यानी कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि का भुगतान का जो निवेश है वो किस तरह के पैसे में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोला जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोला जाता है, या कैपिटल इनकम बोला जाता है।
तो जो हमारे खर्चे हैं रॉ मटेरियल खरीदने के, पेमेंट देनी है, वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज की, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल में, कार्यशील पूंजी में। ये हमें हर महीने करने हैं, हर दिन करने हैं, तो ये किस में आते हैं? यानी लगातार होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये आते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल में। और जो हम जमीन खरीदते हैं किसी फैक्ट्री कंपनी लगाने के लिए, मशीनरी खरीदते हैं, वो किस में आते हैं? फिक्स्ड में आते हैं। तो हमसे पूछा गया हमारा रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट या रॉ मटेरियल की खरीद के बारे में, तो वो किस में आएंगे? वर्किंग कैपिटल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रोमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? विदेशी बाजारों तक पहुंच करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको लेकर आए, फॉरेन जो पैसा उसको हम लेके आए, तो उसको क्या कहा जाता है? लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वेंचर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर, सी। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त उद्यम। इस तरह के अप्रोच को हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन हमारे पास था ऑटोमेटिक ट्यून मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एसिंक्रोनाइज टेलर मशीन या एसिंक्रोनाइज टाइम मशीन। तो हमको पता है जो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम हम डेली लाइफ में सभी यूज करते हैं, जिस भी बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो भी पता होनी चाहिए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से किस दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाता? केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी से, किसी बैंक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से सेवाएं लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो वो केवाईसी करता है आपकी। तो केवाईसी में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? वोटर आईडी, हाँ इसका प्रयोग होता है। राशन कार्ड का प्रयोग हो सकता है, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का प्रयोग भी होता है, लेकिन वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं पूछते, आय का प्रमाण पत्र उनको नहीं चाहिए। तो केवाईसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनकम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हजार्डस नॉइस पोल्यूशन। यानी किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? डेसिबल की फॉर्म में पूछा गया, तो हमारे पास है अबो 30 यानी 30 डेसिबल से ऊपर अगर उसको हम प्रदूषण बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे, या अबो 80 या अबो 100 या अबो 120। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अबो 80। तो 80 डेसिबल से ऊपर की जो भी ध्वनि होती है वो खतरनाक होती है, उसको हम ध्वनि प्रदूषण में कंसिडर करते हैं। जितनी भी ध्वनियां, जितनी भी साउंड है, अगर उनका डेसिबल 80 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण, वो खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। यानी कि जो कंपन है, विकिरण है, किसके अंतर्गत आती हैं? अगर वाइब्रेशन और रेडिएशन के द्वारा कोई नुकसान होता है, कोई खतरा होता है, तो वो किसके अंडर आता है? ऑप्शन हमारे पास है केमिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स या साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो जो वाइब्रेशन होती हैं, रेडिएशन होती है, वो किस कैटेगरी में आती है? वो आती है हमारी फिजिकल हजार्ड में, शारीरिक जोखिम में आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन। यानी कि फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप में काम करने वाले कर्मचारी खालिस्तान से अधिक नहीं होने चाहिए। जो घंटे हैं जो निर्धारित किए गए हैं हमारे, वो कितने किए गए हैं? 60 आवर, 50 आवर, 48 आवर या 40 आवर। तो जो फैक्ट्री एक्ट है वो ये कहता है किसी भी मजदूर से, किसी भी एम्प्लॉय से आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते एक सप्ताह में, एक हफ्ते में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48 आवर। तो कोई भी कंपनी का कर्मचारी है या किसी भी सरकारी संस्था का, प्राइवेट संस्था का कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो केवल 48 घंटे ही काम कर सकता है एक हफ्ते में। इसके बाद अगर कंपनी उसको फोर्स करती है तो वो मना कर सकता है काम करने से। नेक्स्ट है 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट। ये पूछा गया कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से एयर पोल्यूटेंट यानी कि वायु प्रदूषक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है जो एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर वो एयर में आता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाएगा। ये आपके प्रदूषण को बढ़ाता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही पूछा गया था कि एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो एयर पोल्यूटेंट क्या हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है 79।
टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है। कुछ टूल यूज किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनीज में जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने के लिए, बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वो टूल कितने हैं। ऑप्शन हमारे पास है 9, 8, 7 या 6। तो जो हमारा राइट आंसर वो टोटल टूल कितने हैं, 7 हमारे टूल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे चेक शीट, हिस्टोग्राफ, फिशबोन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट। इस तरह के हमारे जो टोटल टूल है कितने हैं, 7 टूल हैं जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 80। विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। कौन सा फॉर्मूला इनमें से सही है। तो 4 फार्मूले दिए गए, Q बराबर है P बाय Q, Q बराबर है Q बाय E, E बराबर E बाय P या P बराबर है Q बाय P। तो जो क्वांटिफाई द क्वालिटी है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, Q बराबर है P बाय Q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, Q बराबर है P बाय Q। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो साथियों ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन जो कि हमारे मशीनिस्ट ट्रेड के लिए एग्जाम में आए हुए थे। तो इससे पिछली वीडियो में फीटर के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी मशीनिस्ट के हमने कर लिए। अगली जो वीडियो किसी और ट्रेड के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, ताकि आपका एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप आसानी से कर सको। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दूसरे साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और जो साथी इस चैनल पर नया है कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको अगली जो वीडियो समय से मिलती रहे। इस चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है या ITI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, वो समय पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।